जब पेंशन छीन लिया जाएगा तो सरकारी नौकरी का तो मायने मतलब ही फिर खत्म है। फिर तो मजदूरी है, ठेकेदारी वाला जॉब ही कर रहे हैं, हर महीने कमाओ खाओ और जीवन में जिस दिन नौकरी गई उस दिन दोबारा कटोरा लेके रोड पे आ जाओ। आप दिल पे हाथ रख के सोचिए क्या ये गलत है? कोई रिटायर्ड फौजी हो, कोई अलग अलग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जो मांग कर रहे हैं कि हमें ओपीएस दीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम दीजिए, तो उनको तो अपना ही पैसा आपको देना है। वहीं पे जहां पे नॉन बीजेपी शासित राज्य हैं, बहुत सारे राज्यों ने ओपीएस लागू कर दिया है, वहां पे भी जो इनका कॉर्पस फंड है, यानी कि ये कहते हैं जो जमा वाले पैसे पहले के हैं वो राज्य मांग रही है, वहीं पे केंद्र सरकार कह रही है कि हम नहीं दे सकते। अरे क्यों नहीं दे सकते? इन्हीं के पैसे कहाँ उड़ा दिए आपने? कौन से प्रचार तंत्र में लगा दिए इनके पैसे? क्या आपके मुंह चमकाने के लिए इन्होंने पेंशन के पैसे कटवाए थे जीवन भर काम करके? जब बीएसएनएल शुरू की गई थी तो 3.5 लाख एम्प्लॉय हुआ करते थे। आज के वक्त में बीएसएनएल में मात्र 60,000 एम्प्लॉय बचे हैं। तो किस तरह से जो सरकार 2 करोड़ नौकरी का जुमला फेंक के आई थी और किस तरह से सारे संपदाएं भारत की बेच के मित्रों को तो सेठ बना दिया, लेकिन हमारे देश के 64% युवाओं को भिखारी में तब्दील कर दिया। इंडियन आर्मी के बाद आती है यूएस आर्मी। इंडियन आर्मी करीब 29 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देती है। उसी डिफेंस से 35 लाख लोग जो रिटायर बैठे हुए हैं, वो भी कोई ओपीएस के लिए डिमांड कर रहा है, कोई एनपीएस की ओपीएस की डिमांड कर रहा है, कोई ओआरओपी की बात कर रहा है। तो वहां भी बहुत सारे लाखों के तादाद में लोग हैं जो पेंशन के लिए अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार हम ओपीएस की बात करें, ओआरओपी की बात करें, लेकिन एक बहुत बड़ी बात और करना जरूरी है, जो अग्निवीर बना दिया गया है, जो युवाओं को कहा जाता है 4 साल नौकरी करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या वो युवा भी 64% युवा आबादी भी इस बार वोटिंग के टाइम में सोचेंगे कि उनको कौन सी नौकरी दी जा रही है सेना में? 4 साल बाद क्या करेंगे? बंदूक उधर के बजाय इधर घुमा देंगे। तो अगर वो हमें पुरानी पेंशन नहीं दे सकते तो आने वाले चुनाव में हम उनको वोट नहीं दे सकते। और हम सरकारी कर्मचारी, एक कर्मचारी 100 वोटों का हकदार होता है। पूरे देश में जितने करोड़ सरकारी कर्मचारी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। अगर कोई हमें पुरानी पेंशन देने से इनकार करता है तो हम उन्हें वोट देने से अभी इनकार करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है, केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम ओपीएस नहीं दे सकते। उन्हें मैं हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजों की ओर ले जाना चाहूंगा, जहां उनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये सरकारी कर्मचारियों ने हमें हरा दिया। तो वो दिन रही जब मोदी जी को भी ये कहना पड़ेगा सरकारी कर्मचारियों ने हमें हरा दिया। दोस्तों नमस्कार, 2024 का चुनाव नजदीक है और पुराने पेंशन का मुद्दा कम से कम इस देश के 2.5 करोड़ लोग, वो 2.5 करोड़ किसकी मैं बात कर रहा हूँ, 140 करोड़ की जनता को चलाने के लिए इस देश में कितने सरकारी नौकरी करते हैं? करीब 2.25 करोड़ लोग जो सरकारी जॉब करते हैं, चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से हम बोले तो कम से कम 70 लाख रिटायर्ड पर्सन हैं जो ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं। हमारे साथ जो लोग खड़े हैं ये बिहार से आए हैं। आप लोग पुरानी पेंशन का डिमांड तो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन 2024 के चुनाव का जो इस बार वक्त है ना, जिस वक्त में आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक कहते हैं कि हर राज्य में ओपीएस का मुद्दा इस बार बहुत बड़े पैमाने पे होगा। तो क्या अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो 2024 में ये एनपीएस और ओपीएस का मुद्दा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा? आज ये दिल्ली की रामलीला मैदान, पूरे देश से आए हुए हमारे तमाम सरकारी कर्मचारी, विभिन्न विभागों से जो आए हुए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये सारे कर्मचारियों का एक ही नारा, जो ओपीएस की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो ओपीएस की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ये चेतावनी है बैठे हुए उन सरकारों की, ये केंद्र में हो या राज्य में हो। हमारे लिए हमारी डिमांड ओपीएस, आपको वो पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी, नहीं तो आप अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए भी तैयार रहिए। सरकारी कर्मचारी ने आज इस गांधी रामलीला मैदान से अपनी कमर कस ली है और यह पूरे देश में आंदोलन चलेगा। जब तक ओपीएस बहाल नहीं होती है तब तक हमारा यह आंदोलन चलते रहेगा, या राज्य हो या केंद्र हो, यह पूरे देश में चलेगा। पूरे देश के राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को भी यह चेतावनी है कि आपको ओपीएस लागू करनी पड़ेगी। क्यों कि हमने कमर कस ली है। अगर आप कहते हैं कि ओपीएस पे बोझ पड़ेगा तो हमारे जो भी सांसद हैं, हमारे विधायक हैं,
उनके लिए क्यों नहीं वो एनपीएस लागू किया जाता है? उन्हें क्यों एक सांसद एक विधायक जितने जगह से जीतेंगे, जितने जहां से सारे जगह से वो पेंशन उठाएंगे? अगर बोझ है तो उनके ऊपर तो ज्यादा बोझ है। नहीं, देखिए, इन लोगों की डिमांड क्या जायज डिमांड है, ये मैं आप जनता को बताना चाहता हूं। ये एनपीएस ओपीएस में फर्क क्या है? क्यों न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्यों कहते हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही दे दो? आपको अगर मैं थंब रूल बताऊं तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत अगर किसी की आखिरी सैलरी करीब करीब 30,000 रुपए थी, तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत किसी को 4,000, किसी को 3,000, किसी को 5,000 रुपए सैलरी मिल रहे हैं। अगर यही ओल्ड पेंशन स्कीम होता तो लास्ट जो टेक होम सैलरी थी 30,000 रुपए, उसका मिनिमम 50% यानी कि 15,000 इनको मिल रहा होता। और वो ये 15,000 वो पुरानी पेंशन कौन पैसा दे रहा? ये इन्होंने जो जीवन भर नौकरी करी और अपने पैसे कटवाए, और न्यू पेंशन स्कीम के तहत उन पैसों को सरकार ने एक तरह से जुआ में लगा दिया, यानी कि मार्केट लिंक कर दिया, यानी कि शेयर बाजार में उस पैसे को लगाया जाएगा और उससे अगर जो फायदा या नुकसान जो भी हुआ वो इनके पल्ले पड़ दिया जाता है। अरे भैया, इन्होंने खून पसीने की नौकरी कर दिया है, इन्होंने थोड़ी कहा था कि मेरे पेंशन काट के आप शेयर बाजार में लगा दो। तो ये फर्क है पुराने पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम में। आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या ये गलत है? कोई रिटायर्ड फौजी हो, कोई अलग अलग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जो मांग कर रहे हैं कि हमें ओपीएस दीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम दीजिए, तो उनको तो अपना ही पैसा आपको देना है। वहीं पे जहां पे नॉन बीजेपी शासित राज्य है, बहुत सारे राज्यों ने ओपीएस लागू कर दिया है, वहां पे भी जो इनका कॉर्पस फंड है, यानी कि ये कहते हैं जो जमा वाले पैसे पहले के हैं वो राज्य मांग रही है, वहीं पे केंद्र सरकार कह रही है कि हम नहीं दे सकते। अरे क्यों नहीं दे सकते? इन्हीं के पैसे कहाँ उड़ा दिए आपने? कौन से प्रचार तंत्र में लगा दिए इनके पैसे? क्या आपके मुंह चमकाने के लिए इन्होंने पेंशन के पैसे कटवाए थे जीवन भर काम करके? खैर, क्या लगता है इस बार ओपीएस का जो डिमांड आप लोग कर रहे हैं? मैंने बताया कि करीब करीब 2.25 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ऑलरेडी काम करते हैं इस देश में, नौकरी कर रहे हैं, रिटायर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनके दिल में भी दर्द है लेकिन बोल नहीं पाते कई बार। तो 2.25 करोड़ का मतलब 4 लोग उनके घर में है तो 8 करोड़ तो वोटर वैसे ही हो गए। और आप 70 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड लोग हैं तो 7 चौक 28, 2 करोड़ 80 लाख वो वोटर हो गए। तो ये तो करीब करीब 10 करोड़ वोटर का आंकड़ा बैठता है। तो क्या ये 10 करोड़ वोटर इस बार दिखाएंगे कि ओपीएस नहीं मिलेगा तो गद्दी से उतार फेंकेंगे? सिर्फ 10 करोड़ की बात ही नहीं करेंगे हम और भी आगे बढ़ के करेंगे। हम सब अपने अपने डिपार्टमेंट में खाली पदों के लिए इतने परेशान हैं, वो बेरोजगार भी तो उसको हटाने के लिए करेंगे। हम 10 करोड़ ही नहीं, उससे भी ज़्यादा हैं। इसलिए इस गवर्नमेंट को समझ लेना चाहिए था कि ये मुद्दा नौजवानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, और जितने भी बेरोजगार में है, जिसमें एनपीएस में है, सब नौजवान ही हैं, जवान आदमी है, बूढ़े लोग नहीं है। बूढ़े लोग को ओल्ड पेंशन मिल रहा है। हम एनपीएस में जितने हैं जवान लोग हैं और सबकी फैमिलीज है, उनके माँ बाप हैं, उनके बाल बच्चे हैं, सब उनके अगेंस्ट वोट देंगे। आपको एक चीज बता देता हूँ, भारत की डिफेंस यानी कि जो भारत में सेना की नौकरी है, भारत नहीं विश्व का सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला वो संगठन है। और उसके बाद आती है यूएस आर्मी। इंडियन आर्मी के बाद आती है यूएस आर्मी। इंडियन आर्मी करीब करीब 29 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देती है। उसी डिफेंस से 35 लाख लोग जो रिटायर बैठे हुए हैं, वो भी कोई ओपीएस के लिए डिमांड कर रहा है, कोई एनपीएस की ओपीएस की डिमांड कर रहा है, कोई ओआरओपी की बात कर रहा है। तो वहां भी बहुत सारे लाखों के तादाद में लोग हैं जो पेंशन के लिए अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार हम ओपीएस की बात करें, ओआरओपी की बात करें, लेकिन एक बहुत बड़ी बात और करना जरूरी है, जो अग्निवीर बना दिया गया है, जो युवाओं को कहा जाता है 4 साल नौकरी करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्या वो युवा भी 64% युवा आबादी भी इस बार वोटिंग के टाइम में सोचेंगे कि उनको कौन सी नौकरी दी जा रही है सेना में? 4 साल बाद क्या करेंगे? बंदूक उधर के बजाय इधर घुमा देंगे। वो आतंकवादी बनाने का जड़ है, वो आतंकवादी बनाने का जड़ है। वो 4 साल बाद उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसके लायक रहेंगे वो आदमी जो अग्निवीर हैं, बड़े हैं। यहाँ तो कोई 50 साल नौकरी करके चिल्ला रहे हैं, वो 4 साल बाद बाय बाय टाटा खत्म। और जो हिसाब से सरकार जो है संस्थाओं को बेच रही है, तो रोजगार खत्म कर रही है, रोजगार भी खत्म। उससे नौजवान कहाँ जाएंगे? वो भी मेरे साथ आएंगे, वो भी उसके सरकार के अगेंस्ट वोट डालेंगे। इसलिए जो मेरी बात करेगा मैं उसकी बात करूंगा। नौकरी रोजगार खाने की बात करी, संस्थान जो बेच रहे हैं, यानी कि पीएसयू को जो बेचा जा रहा। मैं छोटा सा आंकड़ा बता देता हूं आपको। जब बीएसएनएल शुरू की गई थी तो 3.5 लाख एम्प्लॉय हुआ करते थे। आज के वक्त में बीएसएनएल में मात्र 60,000 एम्प्लॉय बचे हैं।
तो किस तरह से जो सरकार 2 करोड़ नौकरी का जुमला फेंक के आई थी और किस तरह से सारे संप्रदाय भारत की बेच के मित्रों को तो सेठ बना दिया, लेकिन हमारे देश के 64% युवाओं को भिखारी में तब्दील कर दिया है। जो बीएसएनएल में थे, हम महाराष्ट्र से लाखों के तादाद में यहाँ पे रामलीला मैदान पे आए हैं। आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम सिर्फ एक ही बात लेकर आए हैं, और हम यहाँ पे आदरणीय मोदी जी से अनुरोध करने आए हैं कि देखो हमारी यहाँ पे तादाद कितनी है। अगर आप पुरानी पेंशन अगर देश में नहीं लागू करेंगे तो फिर हम अपने वोट के ज़रिए से जो हमें चाहिए, जो हमें पुरानी पेंशन जो सरकार देगी, उस सरकार को हम यहाँ पे गद्दी पे बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र अपने भारत में है और पूरा हक है हमें हमारा जो भी प्रतिनिधि है चुनने का। अगर आप हमारा हक मारते रहेंगे, हमारी पुरानी पेंशन को अगर आप हमको छीनते रहेंगे और अपने दोस्तों में खैरात बांटते रहेंगे तो हम भी ये सहन नहीं करेंगे। इसलिए आज यहाँ पे रामलीला मैदान पर जो लाखों की तादाद दिख रही है, वो सिर्फ दिल में एक ही जज्बा लेकर आई है कि जो पुरानी पेंशन देंगे, अगर हमें किसी पक्ष से, किसी पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो मोदी जी हो, योगी जी हो, राहुल जी हो या और कोई हो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ हमारे पुरानी पेंशन से लेना देना है। जो हमारी पेंशन लागू करेंगे हम उनको वहाँ पे गद्दी पे बिठाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में अभी लोकतंत्र का, मतदान का जो भी वोटिंग का पावर है वो हमारे हाथ में है, संविधान हमारे साथ में है। इसीलिए हम यहाँ पे सब लोग अनुरोध यही करते हैं पीएम मोदी से कि आप जल्द से जल्द पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू करें, या फिर पूरा देश यहाँ पे पेंशन देने वाली सरकार को वहाँ पे लाएंगे। सरकार के तरफ से साफ तौर पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा। कोई नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। तो मांग रहे हो, तो फिर कह रहा नहीं दे तो अगर वो हमें पुरानी पेंशन नहीं दे सकते तो आने वाले चुनाव में हम उनको वोट नहीं दे सकते। और हम सरकारी कर्मचारी, एक कर्मचारी 100 वोटों का हकदार होता है। पूरे देश में जितने करोड़ सरकारी कर्मचारी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। अगर कोई हमें पुरानी पेंशन देने से इनकार करता है तो हम उन्हें वोट देने से अभी इनकार करते हैं। जो पेंशन देगा हम उन्हीं को वोट देंगे। पेंशन की उदाहरण है, वही देश पे राज करेगा। हम पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हमने हिमाचल के चुनाव में देख लिया था। हमने, जैसा कि केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है, केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम ओपीएस नहीं दे सकते, उन्हें मैं हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजों की ओर ले जाना चाहूंगा, जहां उनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये सरकारी कर्मचारियों ने हमें हरा दिया। तो वो दिन रही जब मोदी जी को भी ये कहना पड़ेगा सरकारी कर्मचारियों ने हमें हरा दिया। चलिए ओपीएस की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी एक आंकड़ा आया, 2023 के पहले 6 महीने में 250 से ज्यादा नफरती स्पीच और नफरती सभाएं जो आयोजित की गई, इनमें से 80% सभाएं उन राज्यों में की गई नफरत की और हेट स्पीच की जहां पे बीजेपी शासित राज्य है, और 70% वहां पे की गई जिन राज्यों में चुनाव विधानसभा का होना था या होना है। जनता को अलग अलग तरीके के हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के मुद्दों में उलझा करके और टीवी को मसाला दे दिया जाता है, गोदी मीडिया को, कि तुम चलाते रहो, 24 घंटा उनको न्यूज़ दिखाना है। लेकिन जिसको ये मुद्दे दिखाना चाहिए, हमारे देश के सैनिक हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, अलग अलग गवर्नमेंट डिप्लॉय हो, जिनका योगदान है इस भारत को बनाने में, उनकी मुद्दा नहीं दिखा सकते। ये आप लोगों को एक बार याद दिला दूं कि 1 जनवरी 2004 को जब ये एनपीएस लागू हुआ था, जिसका नाम दिया गया था नेशनल पेंशन स्कीम भी जिसको कहा जाता है और न्यू पेंशन स्कीम भी कहा जाता है। नाम तो ऐसे ऐसे रखे जाते हैं ताकि जनता को साइकोलॉजिकली कुछ इफेक्ट पड़े। आप कहेंगे 2004 और 2024 के करीब में आके क्यों चिल्ला रहे हैं? 2004 में जब ये लागू हुआ तब लोगों को पता ही नहीं चला था कि होने वाला क्या। जैसे जैसे लोग रिटायर होते गए और जब उनको पता चला कि अरे ये हमारे साथ तो बहुत बड़ा ठगी हो गया, धोखा हो गया, तब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। और जब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया तो धीरे धीरे अब जो जॉब में हैं वो भी उतर के रास्ते पे आए हैं कि हमारा भी एक दिन यही हाल होना है। तो जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी समझ में आ रही है और जो रिटायर है वो तो भुगतान कर ही रहे हैं। जी बताइए। ये जो पेंशन जो है ये हमारा नहीं है, ये पेंशन हमारे परिवार का है। हमें याद होगा कि हमारे दादा परदादा कहा करते थे अपने मरते समय, जो पेंशन भोगी होते थे अपनी पत्नी और बच्चों को, कि बेटा हम तो जा रहे हैं लेकिन तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के जा रहे हैं। वो यही छोड़ करके जाते थे। उसी पेंशन पे आज
सारे मंत्रियों के ये बच्चे पत्नी लोग ना जी रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री को भी पत्नी इनकी बातों को थोड़ा मैं रिफाइन कर देता हूँ। पेंशन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वो आदमी खरीदता है जो पूरे जवानी बेच के लगा देता है नौकरी में, तब उसको एक पेंशन का प्रोडक्ट मिलता है। और जब वो पेंशन का प्रोडक्ट उससे छीन लिया जाता है, पेंशन पे सरकारी नौकरी करने का मतलब ही था कि जब मैं बुढ़ापे में रिटायर हूँ 60 साल के बाद, तो हमें अपने बच्चों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बच्चे कहीं भी काम करें जाए, हमें उनके ऊपर कोई डिपेंडेंसी ना रहे। लेकिन जब पेंशन छीन लिया जाएगा तो सरकारी नौकरी का तो मायने मतलब ही फिर खत्म है। फिर तो मजदूरी है, ठेकेदारी वाला जॉब ही कर रहे हैं, हर महीने कमाओ खाओ और जीवन में जिस दिन नौकरी गई उस दिन दोबारा कटोरा लेके रोड पे आ जाओ। मतलब यही है। नमस्कार।